मेरे साथ आपकी खिदमत में सईद हमारी कुछ हाजिर है और दोस्त पाकिस्तान दोस्त शख्सियत के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं उसके हवाले से आज मेरे साथ हमारे स्पेन की बड़ी नामवर शख्सियत जनाब चौधरी कैसर रथ साहब मौजूद हैं, जो इलेक्टेड सदर हैं PTI स्पेन के। उनका ताल्लुक रहा था जब पाकिस्तान से गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें भी वो पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे कामयाबी हासिल की और पार्टी की ही इजाज़त से हल्का PP 110 से वो इलेक्शन में हिस्सा लिया और यहाँ पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसमें भी वो कॉन्टेस्ट किया अपने दोस्तों की इसरार पर और वो कामयाब हुए। तो कैसा नाथ साहब हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। कैसा नाथ साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं, आज कल क्योंकि मौजूदा दौर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दौर है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो जारी है, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उससे क्या किस तरह की फ़ज़ा पैदा हुई? क्या दोस्तों में जो आपके पार्टी के लोग थे उनमें ये फ़ज़ा नाराज़गी भी पैदा हुई या इससे इलेक्शन होने के बाद वो आप उसी लेवल पे आए, वो फ्रेंडली ये इलेक्शन हुए और दोस्तों ने जो हारने वाले दोस्तों ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और आपको मुबारकबाद दी थी? क्या ये सिर्फ अखबारी बयान की हद तक है या इसमें हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, असल में बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारफ़ कराया पाकिस्तान की सियासत में। तो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैं 2012 को पाकिस्तान गया, तो वहाँ पर भी मैंने कंटेस्ट किया और उसके बाद जनरल इलेक्शन PP 110 में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की सीएत से भी कंटेस्ट किया। तो इधर जब वापस आया पाकिस्तान से तो स्पेन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना, ये मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों में होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो है आम वर्कर जो एक महल्ले का, एक सिटी का, छोटे शहरों का, देहाती इलाका जात के, उनको आगे ला सकते हैं पार्टी में इलेक्शन करवा कर, और उसमें जो दोस्त हिस्सा लेते हैं वो आगे आ जाए। पूछने का मकसद है कि जिस तरह आप समझते हैं कि पहले आप जिस तरह मुख्य पार्टी में देखते हैं सिलेक्शन होती रही, यहाँ पे इलेक्शन हुए, तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो वर्कर जो हैं या जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और पार्टी को छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सूरत का सामना करना पड़ा स्पेन में? देखिए जी शाह साहब, मैं 1996 में जो है ना वो तहसील गुजरात का जो है वो सदर था MSF का। तो वो तरीकाकार उससे पहले जो यूनियन के इलेक्शन होते थे, आपको पता है स्टूडेंट यूनियन के, वो बाद में ख़त्म हो गए। तो उसमें वो नोटिफिकेशन के ज़रिए मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती तहसील का प्रेसिडेंट बना दिया, बाद में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि मैंने फिर वो उन्होंने जब मुझे नोटिफिकेशन डिवीजनल प्रेसिडेंट का दिया तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये 96 की बात कर रहा हूँ। तो जब 96 में मैं ये नोटिफिकेशन वाला जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इधर फिर 2013 में आकर मैं कैसे शाह साहब उसको एक्सेप्ट कर रहा। तो आप समझदार हैं, आप समझते हैं सारा कुछ कि ये जो नोटिफिकेशन होता है ना शाह साहब, तो नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए होता है कि अपनी मर्जी के जो लोग हैं उनको आगे लाया जाए, पैसे वाले लोगों को आगे लाया जाए, गुंडों को आगे लाया जाए, बदमाशों को आगे लाया जाए। पार्टी में जिस जिस जगह उनको अपने जो है वो मकसद फ़रौनियत चलाने का निज़ाम है ना, जो उसमें जिस जिस जगह जिस तो है ना दोस्त की, उनको वो उसको नोटिफिकेशन के जरिए आगे ले आते हैं। बस यही है। तो कैसे सब आप समझते हैं कि जो PTI का जो मंशूर है आपने इसलिए इसको ज्वाइन किया क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे आम आदमी की जो रसाई है वो जहाँ तक हो सकती है उन उदों तक हो सकती है जहाँ तक हमेशा आप VIP लोगों या बड़े लोगों को आप देखते रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस पार्टी में जो निचला तबका है, जो वर्कर आदमी है, वो भी अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल कर सकता है। जो बड़े लोग जो जिनको जिस आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, नोटिफिकेशन के जरिए बनाया जाता है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक आ सकता है। शाह साहब, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का माजी आपके सामने, जितनी भी सियासी बातें हैं वो आपके सामने हैं, उनको आपने स्टडी किया होगा, देख रहे हैं। हमारे तमाम जो पाकिस्तानी उनको पता है कि उसमें ये सिस्टम मौजूद ही नहीं कि किसी आम वर्कर को, किसी आम छोटे शहर के किसी वर्कर को कोई आला ओहदा दिया जाए, कभी हो नहीं सकता। तो मैंने तरीके इंसाफ में ये देखा है कि मैं एक आम सा वर्कर हूँ, नजरियाती वर्कर हूँ,
تو مجھے آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بھی عزت دی ہے تو یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان کے جو تعلقات تھے علاقے میں ان کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک عام سا آدمی، ایک عام سا ورکر جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کاتالونیہ کا جو صدر منتخب ہو کر آیا ہے، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ سسٹم ٹھیک ہی ہے، تو پھر اسی لیے آگے ایک سوال بہت تواتر سے اٹھایا جا رہا ہے، بہت سارے جو آپ کے جو کرٹک ہیں، جو آپ کی پالیسی، جو جماعت کی پالیسی اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر 10,000 20,000 25,000 یا 35,000 آبادی ہے کاتالونیہ کی، پاکستانیوں کی، تو اس میں سے 165 یا 170 ممبر ہیں، تو کیوں یہ ایسے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس جماعتوں کو ان الیکشن کو وہ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو یہ اقبال بنا دیا اور وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے، اور وہ جو ہیں صرف اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اپنے جو ہیں جو دوسرے ورکر ہیں، ابھی ایک دو بات ہو رہی تھی دوستوں سے، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی یہ بڑے کم لوگ ہیں تو ان کو چاہیے، اس لیے وجہ سے وہ ان الیکشن کو نہیں مانتے، تو اس پہ آپ کہتے ہیں؟ نہیں جی، بات یہ ہے سید ہمایوں کبیر شاہ صاحب کہ آپ بارسلونا اسپین میں جی آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ملیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ایک بھی آدمی اسپین سے آپ لا دیں جو پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف بات کرے تو میں جواب دوں، یہاں پر تو ایسی فضا ہی نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے مقصد کہ لوگوں نے وہ اپنی باتیں جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ زمینی حقائق کیا ہیں یا وہاں کی کمیونٹی کیا چاہتی ہے، کس بات پہ خوش ہے، کس پہ ناراض ہے۔ یہی اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں پاکستان تحریک انصاف میں یا نہ ہو، بہت سی قوتیں، بہت سے عوامل، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے نہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ پارٹی میں کسی عہدے کا ہے۔ تو جب آپ پارٹی میں، آپ سے یہ تو پارٹی ہے کہ ہر پارٹی میں کوئی بھی بندہ جو ہے ممبرشپ لے سکتا ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ نے جب الیکشن آ رہے ہیں، سلیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلیکشن ہونی چاہیے کہ الیکشن ہونی چاہیے؟ پہلے تو آپ سے یہ سوال کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے مجھے بتایا، لیکن میں پھر آپ سے ہاں یا نہ میں سوال کر جو آپ چاہتے ہو، سلیکشن یا الیکشن؟ 100% الیکشن شاہ صاحب جی۔ تو کیسے سب اب تھوڑا سا، چونکہ ہم 2-3 مہینے سے پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی جماعت اسلامی کے بعد سب سے بڑی آرگنائزر جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف ہے، جس کو ہم دیکھ بھی رہے تھے مسلم معاملات میں ہم سمجھ رہے تھے، لیکن جب 2 مہینے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈنمارک میں ہم نے لڑائی دیکھی، ہم نے فرانس میں لڑائی دیکھی، ہم نے اٹلی میں لڑائی دیکھی، ہم نے یونان میں لڑائی دیکھی، تو میں آپ کو اس بات پہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ اسپین میں میں نے ایسے حالات نہیں دیکھے جو میں دوسرے ممالک میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں اس طرح کے جو معاملات 2 ماہ پہلے تو سب اچھا چل رہا تھا، لیکن کیسی صورتحال پیدا ہوئی کہ تمام جو تھے وہ تمام ممالک میں ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی پی ٹی آئی؟ شاہ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن ایک ہی سوال میں بہت سے سوال بھی کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر 1 آپ نے پوچھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2 ماہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ سب سے آرگنائزنگ پارٹی جو ہے جماعت اسلامی کے بعد، ہاں ٹھیک ہے، پہلے وہ پی ٹی آئی جی، تو ابھی آپ کو کیا اس میں جو ہے وہ پوچھا آپ نے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ 2 ماہ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا، ڈنمارک میں ہم نے لڑائی دیکھی، ہم نے فرانس میں لڑائی دیکھی، ہم نے اٹلی میں لڑائی دیکھی، ہم نے یونان میں لڑائی دیکھی، اور میں آپ کو اس بات سے مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ آپ جو ہیں آپ اس سے بڑھ رہے ہیں کہ آپ، یا میں نے اسپین میں وہ صورتحال نہیں دیکھی، تو کیا وجہ ہے کہ تمام ممالک میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے؟ کیا یہ عہدوں کی بندر بانٹ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جی تمام جو لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں آپس میں؟ شاہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ لڑائی جو ہے نا یہ آپس کی لڑائی ہے، انٹرنل ایشو ہے، ایشو بھی نہیں ہے یہ، نہ ہی کوئی عہدوں کی جو ہے وہ دوڑ ہے، نہ کوئی مقصد کہ کوئی بھی آدمی اس لیے لڑ رہا ہے کہ میں فلاں کو پیچھے ہٹا کر خود آگے آ جاؤں گا۔ یہ لڑائی جینون ہے، کسی بھی سیاسی جماعت میں اپنا حق لینے کے لیے ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے کوئی بھی لڑائی کرنا چاہے، کوئی گروپنگ کرنا چاہے تو وہ کرے۔ یہ پارٹی کا ایک جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، جمہوری حسن ہوتا ہے، اس میں کسی کو روک نہیں سکتے۔ دھڑے بندیاں، گروپنگ، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک کارکنوں تک ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک میں سیاسی پارٹی میں یہ ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے میں ہے، ہر پارٹی میں ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے، اور یہ سیاست کا حسن ہے۔ موضوع صاحب، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے،
और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साहब कैसर नाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी बातें इनसे होंगी, तो लेते हैं एक ब्रेक। बार्सिलोना के साली समंदर के करीब देसी और मजेदार खाने को मन चाहे तो एक ही नाम, पाकीज़ा रेस्टोरेंट। पाकिस्तानी और इंडियन पकवान इंतहाई महारत और नफासत के साथ, ग्रिल, जाम, कोयलों वाली मुर्गी, टिक्के और कबाब, मुर्गकौरमा लज्जत से भरपूर। शादी ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात के लिए कुशादा और पुरसकून हॉल, जहां 400 अफराद के बैठने की जगह है। वसी पार्किंग और फैमिलीज के बैठने के लिए अलहदा इंतजाम। जब बात हो पाकीज़ा पकवानों की तो एक ही नाम, पाकीज़ा रेस्टोरेंट। राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट है www.pakizabcn.com। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमान अली साहब, जो यूथ विंग को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनसे भी सवाल जवाब होंगे, और कैसर नाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। तो कैसर नाथ साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, 2 मंथ पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले सारे मामला ठीक चल रहा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यूरोप के लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई, क्या उसको जो मरकजी क़यादत थी उसकी इजाज़त थी, उसकी आशीर्वाद हासिल थी? अगर उसके बाद फिर ये हमें बताइए कि जो ऑर्गेनाइजर थे उनका एजेंडा क्या था, और फिर वो हमें कुछ मायूस नजर आए, क्या उस एजेंडे पे अमल दरामद नहीं हुआ? वो एजेंडा क्या था, क्यों उस तरह की सूरत पैदा हुई, तो फिर वो हमें मायूसी नजर आए इस कॉन्फ्रेंस में? असल में शाह साहब, कॉन्फ्रेंस की बात जो है ना वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की कॉन्फ्रेंस थी, हमें खुद उसकी समझ नहीं आई। क्योंकि जब हम उसमें शामिल हुए गए तो जब हम कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए तो हमारा तो वहाँ पर जो है ना वो नाम ही लिखा हुआ नहीं था। इसके अलावा कि हमें वहाँ पर उन्होंने जो है वो बाकायदा दावत दी थी, और तमाम चैप्टर्स पूरे यूरोप के, यूके समेत सब ने जो है वो उनको मकसद के अपना इज़हार किया था कि हम वहाँ पर आएंगे। वायद एक ही जो है ना वो मुल्क था जिसका नाम स्पेन है। जब मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया तो मैंने कहा हम नहीं आएंगे, पहले आप अपना एजेंडा वादा करें, एजेंडे के बाद जो है हम अपने दोस्तों से मीटिंग करके पूछेंगे। तो हमने अपने दोस्तों से मीटिंग की पूरी पीटीआई स्पेन से, जिसमें मैड्रिड से दोस्त तशरीफ लाए, वलेंसिया से लाए। तो फिर मशवरा हुआ कि जो कुछ है उन्होंने सारा मैंडेट जो है वो मुझे दिया कि जो भी कैसर फैसला करेगा इस बारे में कॉन्फ्रेंस में जाना है या नहीं जाना। तो हमने एंड तक ये देखते रहे कि हमारे क्यों, चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे, तो इलेक्शन हो तो जो पार्टी विनंग हो जाए, जो पैनल जीते जो पैनल जीतेगा वो वहाँ पर जो है मकसद के। तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो मकसद है कि हमें जितवाया। तो दूसरे जो आपके सामने हारने वाले जो है हमारे पास है, क्योंकि हमारे वो भाई हैं, हमारे सिस्टम में हार जीत नहीं है। ठीक है, ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से एक आदमी हारेगा तो वो भाग जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे ही है जैसे एक वालिदैन के 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे किसी गेम में पढ़ते हैं, तो एक हार जाता है, कुश्ती करते हैं मिसाल के तौर पर, तो एक जो है वो मकसद के हार जाता है और दूसरा जीत जाता है, तो घर वाले हारने वाले को निकालते नहीं है। तो ये खदशात साहब के मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में विनिंग कैंडिडेट और रनर अप दोनों की शाह साहब वैल्यू एक जैसी है। मैं देख कर आया हूँ, मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, वो किसी भी कैंडिडेट के लिए टिकट के लिए वो रिकमेंड कर सकती है 3 आदमी को, जो विनर है। तो जो रनर अप है वो भी 3 को कर सकते हैं। दोनों को प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो देखा जाता है। कभी ये नहीं होता कि ये आदमी जो है ये हमारी पार्टी में हार नहीं, दोनों की एक जितनी इज्जत है। तो ये है जी साहब। तो मैं ये पूछना, एजेंडा क्या था वहाँ पर? मीटिंग पर आप मुझे जो है वो उसी मीटिंग पर बार बार लेकर जा रहे हैं जहाँ पर मैं जो है मतलब कि थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। तो असल में पार्टी के बहुत सारे सीनियर दोस्त जो अरसा दराज से, जिस तरह उमर रहमान है 15-16 साल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, तो हमारे जैसे भी जो 2-2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो शाह जी
कभी भी किसी भी आदमी को किसी टाइम पर भी रोका नहीं जा सकता और क्रिटिसाइज इस बात पर नहीं किया जा सकता कि ये नया है, ये पुराना है। ठीक है जी। तो वो पुराने जो दोस्त हैं उनकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी है हमारे दिल में, क्योंकि उनकी मेहनत है, कामयाबी है, वो खड़े रहे एक प्लेटफॉर्म पे और उसी को हमने भी ज्वाइन किया। तो वो कहते हैं ना कि पहली नमाज जो है वो किसी को देखकर ही आदमी पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है हम उनकी कदर करते हैं जो पुराने दोस्त हैं। तो बहुत से दोस्त ऐसे नए इंटर हो गए हर पार्टी में। हम आपको पता है पाकिस्तानियों का एक तरीकाकार होता है, हम ये समझते हैं कि इसमें सबसे ऊपर मैं ही जाऊं। ठीक, हमने शुरू किया लो लेवल से, हमने एज ए वर्कर इसको ज्वाइन किया, इसमें मेहनत की, इसमें हमने फुटवर्क किया। इसका तरीकाकार जो है ना वो मुझे चूंकि समझ आ चुका था, मैं उधर पार्टिसिपेशन करके आया था पाकिस्तान में, तो आकर सारी अपनी टीम को उसके बारे में मैंने जो है वो मतलब ब्रीफ किया और फिर हमने पार्टी के इलेक्शन जो है वो करवाए और हम जो है सामने आ गए। हम तो बात हो रही थी, आप पूछ रहे थे कॉन्फ्रेंस के बारे में। कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम दोस्तों ने, पुराने और नए सीनियर्स ने ये सोचा जिनके पास पैसा था, उन्होंने ये सोचा कि ये अब मसला शुरू हो गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला। तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला सिलसिला शुरू हो गया तो इसमें तो कैसे कैसे लोग आ जाएंगे मजीद। ठीक है जी। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया इधर, ऐसे किया कि जो खान साहब ने हमको एक सिस्टम दिया है कैसा है, क्या इसमें हम जो है शामिल होकर इसमें कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। हमने वो एक्सपेरिमेंट किया और पूरे यूरोप को हमने बताया कि इस तरह इलेक्शन हो सकते हैं और इसमें लड़ाई भी नहीं हो सकती, धड़ेबंदी नहीं हो सकती, ग्रुपिंग नहीं हो सकती। अब ये जो ग्रुपिंग हो रही है ना वो नासिर करवा रहे हैं जिन्होंने वो असल में शाह साहब ये कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं इसलिए नहीं ज्यादा बताना चाहता क्योंकि ये इंटरनल इश्यूज है। हम आपको बता देते हैं क्योंकि हमारे पास जो इतलात हैं कि चंद एक लोग ऐसे थे जो सिर्फ पार्टी में सिलेक्शन चाहते थे और वो चाह रहे थे कि जी आप जो पेड मेंबरशिप इसको खत्म करें, आप सिलेक्शन करें और ये जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इससे धड़ेबंदी ग्रुपबंदी शामिल होगी और इसमें आप जो है। लेकिन जब वहाँ पे जो हमारी इतलात हैं मीडिया के हवाले से जो हमें मौजूद हैं, वहाँ पे फिर ऐसी सूरत पैदा हो गई कि बहुत सारे जो दोस्त थे जिस तरह आप हैं बहुत सारे दोस्त थे उन्होंने इस बात की महारत की और फिर जो है जो ऑर्गेनाइजर थे उनको अपने एजेंडे में नाकामी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, नाकामी देखें, अगर तो हमारा जो है ना कोई भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस हम उसमें अपने ज़ाती मफाद के लिए शाह साहब करते हैं ना, तो उसमें अगर नाकामी होती है तो हमें लाजमी दुख हो। हम वहाँ पर जो है इधर जब हमने इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो दूसरे दिन हम वहाँ थे पार्टी के लिए। तो दोस्तों ने ये सोचा कि ये सारा जो है ना एक मीटिंग करके तो उसमें दोस्तों की राय ली जाए कि दोस्त चाहते क्या। उसमें असल एजेंडा जो था ना शाह साहब, मैं आज आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एजेंडा उसमें सामने जो इशू लाया गया वो था फंड रेजिंग जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के। और दूसरा ये बताया गया कि हम इसमें ये पेड मेंबरशिप वगैरह इसका सिस्टम जो है ना उसको चेंज करेंगे। तो उसमें खान साहब की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। तो किसी दोस्त ने शायद वो गौर से सुनी हो या ना सुनी हो, मैंने सुनी। तो एक दो उसमें जो पॉइंट थे मैं तो उस पर बोला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो मकसद इलेक्शन वगैरह है उसके बारे में और बहुत से फंड रेजिंग वगैरह उसके बारे में। तो दोस्तों का मकसद ये था कि आपस में बातचीत करके असल जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाही हासिल की जाए। तो जाहिर सी बात है हमको जब इस इशू पे, इस एजेंडे पे बिठाया गया तो हम शाह साहब जो जेन्युइनली इश्यूज हैं उन पे ही डिस्कस करनी थी ना, हमने किसी के कहने पे तो नहीं बात करनी थी। बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा भी कि आपने प्लीज ये बात करनी है, तो मैंने कहा बात सुनो, हम किसी के एजेंडे पर बात नहीं कर रहे, हम किसी के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर काम कर रहे हैं। और जो भी आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के खिलाफ होगा, क्योंकि हमने अगर इस नजरिए के लिए अपना घर, अपने भाई बहन सब कुछ करीबी अजीज जो कुर्बान कर दिए हैं तो फिर दोस्त कुछ भी नहीं उसमें। तो दोस्तों ने जब ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो उनका एजेंडा था उसके जो मैंने आवाज पाई साहबजादा जहांगीर साहब ने
वहाँ पर जो है वो पेश की करार था, तो उसकी मुखालफत में मैं बोला क्योंकि मेरा एक ज़ाती हक बनता है, मैं एक जो है इलेक्शन लड़ के गया था तो उसको डिफेंड भी मैं नहीं करना था। तो वो सारा जो है रुख इसलिए चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चंद लोग मौजूद नहीं थे जो पैसे वाले थे, वहाँ पर जेन्युइन वर्कर भी मौजूद थे। जब उनको ये पता चल गया कि इसमें असल जो चीज़ है वो ये है, तो उन्होंने सब ने मुखालफत की, और जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी गलती नहीं है बेचारों की, वो भी किसी मसले के लिए लगे हुए थे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको भी और दूसरे लोगों को भी जिन्होंने शमूलियत की, क्योंकि आपस में मिल बैठ कर ही मसले हल होते हैं और ये सियासत का और जमहूरियत का हुस्न है। जी नवान साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप हमें ये बताइएगा, आप पीटीआई यूथ विंग को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या पीटीआई यूथ विंग और पीटीआई जो है यहाँ के पार्टी, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन है? क्या आप समझते हैं आपके भी इलेक्शन होते हैं या आपको इलेक्ट किया जाता है या आपको अनाउंस किया जाता है? शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में जो यूथ है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम थोड़ा सा पस मंज़र में जाएँ तो जब तहरीक पाकिस्तान में यूथ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, घर घर गए, लोगों को कायदे का पैगाम पहुँचाया, उसी के नतीजे में मुस्लिम लीग इलेक्शन जीती और फिर पाकिस्तान जो हमारे वजूद में है। खान साहब ने जब पीटीआई का आगाज़ किया तो उन्होंने भी देखा कि यार, जैसा आप जानते हैं कितनी प्रॉब्लम है, हमको टापा पार्टी का मुख्य इल्ज़ाम लगे, तो उन्होंने देखा नहीं अभी ये यूथ जो है ये भी जवान नहीं है, जब ये जवान होगी तो ये मेरी फोर्स है। तो 17 साल बाद आपने देखा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पार्टी की बैकबोन है वो यूथ है। स्पेन के हवाले से यूथ में यह है कि मैं पीटीआई स्पेन यूथ विंग का प्रेसिडेंटशिप है उसका कैंडिडेट भी, तो उसमें है कि मदर पार्टी जो है ये बाद में इंटरव्यूज लेती है, जो भी हैं तो जो एलिजिबल होता है इंटरव्यू में उसे फिर वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये दूसरी पार्टी वाला हिसाब नहीं है। हाँ, अगर मुझे पार्टी इज़्ज़त देती है, मुझे प्रेसिडेंटशिप देती है, तो मैं जो यूथ है उसे ऑर्गेनाइज करूँगा, ग्रास रूट लेवल पर मोबिलाइज करूँगा, और हम अपनी कमेटियाँ बनाएंगे जो कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी यूथ के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, और जो इनके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनसे कुछ सीखें, अपनी जो ओवरऑल पीटीआई की यूथ पॉलिसी है उसको उसकी रिफॉर्म्स करें, और यही सिस्टम अपने मुल्क में लेके जाए। जैसा कि खान साहब ने कहा कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को सेहत के मौके मिलें, खेल के मैदान मिलें, और जो आज हाल है यूथ का कि बेरोज़गारी है, स्ट्रीट क्राइम में वो इन्वॉल्व है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों से इंशाल्लाह जो है वो छुटकारा हासिल है। आपसे एक छोटा सा सवाल आखिर में करते हैं, आप हमें ये बताइएगा, हम ये भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी आप मैसेज दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को, मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारे जो पार्टी जो हमारी बात नहीं मानती तो हम उसको इमरान दावत या किसी और दावत के तहत बना देते हैं। तो आप इस पर क्या कहने के, आप इस छोटा सा सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इमरान खान साहब को अपना लीडर समझते हैं, उन्हें कायदे सानी समझते हैं, और जो लोग भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होंगे उनके सामने शीशा पर दीवार बनेंगे, और हम कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अपने पैसे के बलबूते पे या अपने ज़ाती मुफाद के लिए वो पार्टी को जो है तकसीम करे। जी मौजूद साहब जी साहब, ये कैसरनाथ साहब थे जो सदर पीटीआई स्पेन, और मोहम्मद साहब नवान साहब थे जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, यूथ विंग के लिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। किसी की बात से मुतफिक होना दोस्त टीवी का ज़रूरी नहीं है कि उनकी राय से मुतफिक हो, हम उनकी राय का एहतराम दूर करते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।